नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी बुंदेलखंड की एक लोक कथा है जो प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुंदेलखंड की लोक कथाएं से ली गई है। तो आइए कहानी सुनते हैं मेरी यानी मीता गुप्ता की आवाज में। और कहानी का नाम है सेठ की चतुराई। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी देखने में सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। सेठ भी व्यवहार कुशल था, इसलिए लोग उनके घर आते जाते रहते थे। एक दिन उनके यहाँ 4 चोर आए। सेठ बहुत अनुभवी व्यक्ति था, इसलिए वह एक ही नजर में ताड़ गया कि ये चारों आदमी चोर हैं। धीरे से उसने अपनी पत्नी को भी बता दिया कि इन चारों आदमियों से सावधान रहना। सेठ ने बातों बातों में चारों चोरों से मामा और भांजे का रिश्ता स्थापित कर लिया। उनकी खूब खातिरदारी की गई, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और दोपहर में उन्हें एक कमरे में सुला दिया गया। जब वे चारों सो गए, तब सेठ ने उन चारों की बंदूकें उठाई और गांव के साहूकार के यहाँ गिरवी रखाया। रात के भोजन में भी सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए गए। जब चोर भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा, सेठ जी, भोजन अति स्वादिष्ट बना है। सेठ ने उत्तर दिया, भांजे भैया, सब आपका ही है। तब चोर समझ नहीं पाए कि सेठ ऐसा क्यों कह रहा है। चारों चोर भोजन करने के बाद एकांत में लेट गए। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक दिन बीत जाने के बाद भी वे पता नहीं लगा पाए थे कि सेठ ने अपनी धन दौलत कहाँ रखी हुई है। दूसरे कमरे में सेठ और सेठानी आराम से लेटे हुए आपस में घर परिवार की बातें कर रहे थे। सेठानी ने सेठ से कहा, तुम बिना जाने पहचाने किसी को भी अपने घर में रोक लेते हो सकता है ये कोई चोर उचक्के हों और हमारे पास जो रुपया पैसा है वह सब लूट कर ले जाएं। तो सेठ बोला, अरे पगली, ये तो क्या, इनके बाप भी मेरा धन नहीं पा सकते। मैं रोज संध्या के समय आंगन के नीम के पेड़ के ऊपर सारे गहनों और पैसों की पोटली टांग देता हूँ और सवेरे उसे उतार लेता हूँ। अरे चोर तो घर में ही धन दौलत खोजेंगे, पेड़ पर चढ़ने थोड़े ही जाएंगे। सेठ और सेठानी की ये बातें चोर सुन रहे थे। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि चलो, आज तो सेठ की दौलत उनके हाथ लग ही जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब सेठ और सेठानी खर्राटे भरने लगे, तब चारों चोर दबे पांव उठे। उन्होंने बंदूकों को ढूंढा, लेकिन उन्हें बंदूकें नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि हम तो निहत्थे हो गए हैं, इसलिए सवेरा होते ही भाग निकलने में ही खैर है। लेकिन इसके पहले नीम के पेड़ से सेठ की धन दौलत तो उतार ही ली जाए। ऐसा सोचकर वे चारों नीम के पेड़ पर चढ़ गए और जैसे ही उन्होंने पेड़ पर टंगी पोटली को हाथ लगाया कि हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उस पोटली में से निकल पड़ी। दरअसल वह मधुमक्खियों का छत्ता था। चारों चोर मधुमक्खियों की चपेट में आ गए। उनके चेहरे सूजकर पोतला बन गए। अब तो दर्द से छटपटाते जैसे तैसे वे चारों चोर सेठ के घर को छोड़कर जंगल की ओर भागे। चारों चोर जान गए थे कि सेठ ने उन्हें बेवकूफ बनाया है।
वे सेठ को मजा चखाना चाहते थे। एक दिन दोपहर में वे सेठ के खेत पर पहुंचे, लेकिन सेठ को कहीं से यह सुराग पहले ही मिल चुका था कि चोर आज गांव में घूमते दिखलाई दिए हैं। उसने तभी अनुमान लगा लिया था कि चोर आज उसके यहाँ बदला लेने जरूर आएंगे। तो उसने सेठानी से कहा, आज तुम दाल, रोटी और लौकी की सब्जी ही बनाना। यह कहकर वह अपने खेत की ओर चल पड़ा। खेत पर उसकी चारों चोरों से भेंट हो गई। चोरों ने कहा, मामा जी, आपकी खातिरदारी हम लोग भूल नहीं पाए। मामी जी के हाथों का भोजन कितना स्वादिष्ट था। हम आज फिर भोजन करेंगे। सेठ के खेत में एक खरगोश फुदक रहा था, तो सेठ ने उस खरगोश के कान में कहा, जा तू मेरे घर जा और सेठानी से कहना कि भनेज लोग फिर से आए हैं। उनके लिए दाल, रोटी और लौकी की सब्जी बनाकर तैयार रखे। खरगोश तो छलांगे लगाता हुआ जंगल में 9-2-11 हो गया। सेठ और चारों चोर जब खेत से लौटकर घर आए तो चोरों ने देखा कि जिस खरगोश को सेठ ने घर में संदेशा देने भेजा था, वह खरगोश सेठ के आंगन में बंधा हुआ था। जब वे भोजन करने बैठे तो उन्हें वही खाने की चीजें परोसी गईं, जिन चीजों का संदेशा सेठ ने सेठानी के पास खरगोश के द्वारा भेजा था। चोरों ने सोचा कि यह संदेश वाहक खरगोश तो बहुत काम का है। सेठ से यह खरगोश हमें खरीद लेना चाहिए। चोरों ने खरगोश को खरीदने की इच्छा सेठ जी के सामने प्रकट की। सेठ ने कहा, अरे भांजों, तुम सब कुछ ले लो, लेकिन इस खरगोश की बात मत करो। यह तो वरदानी खरगोश है। चोरों ने कहा, मामा जी, हम तो इस खरगोश को लेकर रहेंगे, हम इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। सेठ ने कहा, अब अपने भांजों से क्या छुपाऊं, 1000 रुपए से कम में मैं यह खरगोश नहीं दूंगा। यह सुनकर चोरों ने तत्काल सेठ जी को 1000 रुपए दिए और खरगोश लेकर चल पड़े। बीच रास्ते में चोरों ने खरगोश को अपने घर संदेशा देने के लिए छोड़ दिया। बंधन से आजाद होते ही खरगोश छलांगे लगाता हुआ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। और जब चोर घर पहुंचे तो कोई खरगोश ना मिला। अब फिर से चोर मन महसूस कर रह गए और समझ गए कि सेठ ने उन्हें फिर मूर्ख बना दिया है। उन्होंने सेठ से बदला लेने की अब ठान ली। अगले दिन चोर यह निश्चय करके आए कि आज सेठ को रस्सी से बांधकर उसकी सारी संपत्ति छीन लेनी है। वे चुपके से आए तथा सेठ के घर के पिछवाड़े छिप गए। सेठ ने घर के पिछवाड़े खटर पटर की आवाज सुनी। उसने झांक कर देखा तो चारों चोर छिपे बैठे थे। सेठ ने ताड़ लिया कि आज ये छुप कर चोरी करेंगे। सेठ ने चोरों के छिपने की बात सेठानी को बता दी और चोरों को मूर्ख बनाने की एक योजना तत्काल बना डाली। सेठानी ने जोर से कहा, आज मुझे रुपयों की जरूरत है, साड़ी खरीदने बाजार जाना है। तो सेठ ने कहा, जाओ पिछवाड़े लगे एरंड के पेड़ को हिलाओ, उसमें से रुपए टपकेंगे, उन रुपयों से तुम बाजार कर लेना। सेठानी पिछवाड़े गई। उसने एरंड के पेड़ को हिलाया। टपाटप उसमें से रुपए टपकने लगे। सारे दृश्य को चारों चोर देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि रुपए पैसों के लिए ही हम चोरी डकैती करते हैं। चोरी डकैती में खतरा रहता है। यह एरंड का पेड़ हमें मिल जाए तो सारा झंझट ही खत्म। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए।
उन्होंने आपस में सलाह की कि इस पेड़ को पाने के लिए सेठ से बात की जाए। वे सेठ के घर में दाखिल हुए और सेठ से बोले, मामा जी, हम लोग फिर आ गए। आज हम भोजन नहीं करेंगे, आप तो हमें केवल पिछवाड़े में लगा एरंड का पेड़ दे दो। सेठ ने कहा, भांजो, वह एरंड का पेड़ तो मेरा जीवन आधार है। मैं किसी भी कीमत पर एरंड का पेड़ तुम्हें नहीं दे सकता। तो चोरों ने कहा, मामा जी, ऐसी भी क्या बात है, लो यह 10,000 रुपया लो और हमें यह एरंड का पेड़ दे दो। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। सेठ ने फौरन 10,000 रुपए लिए और एरंड का पेड़ चोरों को दे दिया। चोरों ने अपने घर पहुंचकर वह पेड़ अपने आंगन में लगा दिया। जब उन्हें रुपयों की जरूरत थी तो उन्होंने पेड़ को जोर से हिलाया, लेकिन उनमें से कोई पैसे ना गिरे, क्योंकि सेठ ने तो चालाकी से एरंड के पेड़ में कुछ रुपए चिपका दिए थे जो हिलाते ही गिर पड़े थे। अब चोर इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि सेठ ने उन्हें फिर मूर्ख बना दिया है। गुस्से से लाल पीले होकर चारों चोर एक रात सेठ को मारने के लिए उसके घर आ धमके। सेठ को सोता हुआ पाकर उन्होंने उसके हाथ पांव बांध दिए और एक पेटी में बंद करके उसे नदी में फेंकने चल पड़े। सुबह हुई तो चोरों के पेट खलबलाए। रास्ते में पेटी को छोड़कर वे शौच कार्य के लिए अलग अलग दौड़ पड़े। तब सेठ ने धीरे से पेटी खोली। किसी तरह उसने अपने बंधन ढीले किए। बाहर निकलकर पेटी में वजनदार पत्थर भर दिए और भाग खड़ा हुआ। चोर जब निपटकर पेटी के पास आए और पेटी को नदी के किनारे ले जाकर उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। चारों चोर प्रसन्न थे कि चलो अच्छा हुआ कि सेठ अब नदी में डूबकर मर जाएगा। हंसते गाते वे चारों जंगल में चले जा रहे थे। तभी सामने से सेठ हंसता हुआ आता दिखाई दिया। सेठ को देखकर चोरों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे सोचने लगे कि यह माजरा क्या है, क्योंकि सेठ को तो पेटी में बंद करके वे नदी में फेंक आए थे, फिर यह जीवित कैसे है? उन्होंने सेठ से पूछा कि तुम जीवित कैसे बच गए? तुम्हें तो पेटी में बंद करके नदी में फेंक दिया था। सेठ ने कहा, भांजो, तुमने मुझे फेंका तो जरूर, लेकिन उथले पानी में फेंका। गहरे पानी में तो हीरे, जवाहरात और सोना बहुत अधिक मात्रा में पड़ा है। मैंने नदी के अंदर जाकर यह सब देख लिया था। तुम लोगों ने मुझे गहरे पानी में फेंका होता तो मैं माला माल हो गया होता। चोरों ने एक बार फिर से सेठ की बात पर विश्वास कर लिया और लोभ के वश में होकर उन्होंने कहा, मामा जी, ऐसा कीजिए, हम चारों को नदी के गहरे जल में फेंक दीजिए। हम हीरे, जवाहरात और सोने को अभी बटोर कर लाते हैं। सेठ ने कहा, चलो तुम लोग लाओगे तो मुझे भी मिल जाएगा। वे चारों प्रसन्नता पूर्वक नदी के किनारे पहुंचे और सेठ से बोले, लो, हमें धकेलो। सेठ ने पहले चोर को गहरे पानी में धक्का दिया तो वह पानी में डुबकियां लेने लगा। ऊपर खड़े तीनों चोरों ने कहा, हमें क्यों नहीं जल्दी से ढकेलते? वह सारा माल अकेले ही समेट रहा है। तब सेठ ने बाकी तीनों चोरों को भी जोर से धक्का दे दिया। धन दौलत के लालची चारों चोर अपनी मूर्खता के कारण नदी में डूबकर मर गए। सेठ का तो कंटक मिटा। अपनी चतुराई के बल पर वह चोरों के चंगुल से छूटकर घर लौट आया और सेठानी के साथ प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। अभी आप सुन रहे थे
बुंदेलखंड की लोक कथा सेठ की चतुराई। वाचन था मेरा यानी आपकी होस्ट मीता गुप्ता का। साथियों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे और अच्छी लोक कथाएं सुनाने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।